गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हमारे पाठ यायावर साम्राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे आज के पॉइंट चंगेज़ खान के उपरांत मंगोल। चंगेज़ खां के उपरांत यानी कि उसकी मृत्यु के बाद जो है मंगोलों ने, तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला चरण हम लेते हैं 1236 से 1242 तक, और दूसरा चरण हम इसका कब से कब तक लेते हैं 1255 से लेकर के 1300 ईस्वी तक। यानी कि 1236 से 42 तक तो ये जो क्षेत्र था वो स्टेपी क्षेत्र, बुल्गार की, पोलैंड और हंगरी में सफलता हासिल की। उसके बाद 1255 से 1300 में ये चीन, इराक, ईरान और सीरिया पर इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इन अभियानों के बाद ही साम्राज्य की जो सीमा थी वो क्या हो गई, पहली बार स्थिर हो गई। नहीं तो जब से इसका स्थापना की थी चंगेज़ खान ने, तब से लेकर के और 1300 ईस्वी तक ये लगातार क्या होती रही थी, परिवर्तित होती रही थी। और 1203 के बाद ऐसा नहीं कि मंगोल सेनाओं को जो है किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा हो। जब उसने पश्चिम के अपने अभियान जो है चलाए थे शुरुआती दौर में, तो उन्हें जारी रखना उनके लिए क्या नहीं था, संभव नहीं था। 1260 के दशक में आप ये देखिए, क्योंकि वियना और उससे परे यूरोप एवं मिस्र की मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही क्या है, रहे थे। उन्होंने हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से, क्योंकि मिस्र की सेनाओं ने जब इनको पराजित कर दिया तो राजनीतिक परिवर्तियों के उदय होने के क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। और इस परिवर्ति के दो पहलू थे। पहला तो ये था कि मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी कि किसको जो है यहाँ पर उत्तराधिकार बनाया जाए। तो जब दो प्रथम पीढ़ियाँ जोची और ओगोदई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्या हो गए, एकजुट। क्योंकि चार बेटे थे। कितने बेटे थे चंगेज़ खां के? चार बेटे थे। हालांकि चारों बेटों को जो है उसने चार क्षेत्रों में बांट करके दे दिया था। कितने क्षेत्रों में बांट के दिया था? चार भागों में बांट दिया था। और सभी को जो है अलग अलग क्या दिए थे, उसने प्रदेश दिए थे। और उस टाइम जो है उसने अपने जो साम्राज्य को किस में बांटा था, उलूस में बांटा था। किस में बांटा था? उलूस में। और प्रत्येक उलूस का ही एक क्या होता था, मुखिया होता था। तो उसमें हम यहाँ पर जो है अध्ययन करेंगे। तो उसमें दो जो बेटे थे उसके, जोची और ओगोदेई। दूसरी स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब चंगेज खां के वंश की तोलुईद शाखा के उत्तराधिकारी जोची और ओगोदेई वंशों को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। और मौके जो चंगेज खां के सबसे छोटे पुत्र तुलुई का वंशज था, उसने राज्यभिषेक के बाद जो है 1250 के दशक में ईरान में शक्तिशाली जो है अभियान जो है चलाए। परंतु 1260 के दशक में तोलोई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उस समय सैनिक और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर क्या कर दिया, भेज दिया। कि सारा का सारे जो सामग्री वहाँ पर क्या है, चली जानी चाहिए। और परिणामस्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों को क्या दी गई, एक छोटी और अपर्याप्त सेना। और इस सेना को जो है मंगोलों को क्या करना पड़ा, हार का मुंह क्या करना पड़ा, देखना पड़ा। और उनका विस्तार क्या हो गया था, रुक गया था। और दूसरी ओर इनकी सेनाएं रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलोई वंशजों के अंदरूनी जो झगड़े थे, झगड़ों में जोची वंशजों का ध्यान संभवतः यूरोपीय अभियानों से भी क्या कर दिया था, हटा दिया था। और पश्चिम में मंगोल का विस्तार रुक जाने से चीन में उसके अभियान क्या नहीं हुए थे, शिथिल नहीं हुए। वस्तुतः उन्होंने चीन को क्या किया, फिर एकीकृत किया। ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक जो है विक्षोभ दिखाई देने लगे थे। इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी जिसके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं की वजह से उनकी प्रगति में क्या आई, बाधाएं भी जो है आई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मंगोल साम्राज्य जो संगठित हुआ था उसकी जो राजनीतिक और सैनिक और सामाजिक जो है गतिविधियाँ कैसी थी। तो सामाजिक की बात अगर हम यहाँ पर करेंगे तो यायावर समाज के अंदर प्रत्येक तंदुरुस्त व्यक्ति जो होता था, वयस्क होता था, वो हथियारबंद होता था। क्योंकि जब भी उसकी आवश्यकता पड़े उन्हीं लोगों से क्या बनती थी, सेना बनती थी। और इसके अंदर जो सामाजिकता की हम बात करें तो विभिन्न जनजातियों का क्या किया गया था, एकीकरण किया गया था। सभी लोगों के खिलाफ अभियानों में चंगेज़ खान की जो सेना में नए सदस्य हमेशा क्या किए जाते थे, शामिल। जिस भी क्षेत्र को विजिट करता था उसी क्षेत्र की जाति के लोगों को सेना में क्या कर लिया जाता था, शामिल, ताकि उन्हें जो है आंतरिक विरोध का सामना ना करना पड़े। ये उसकी राजनीतिक क्या थी, क्षमता थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई।
इसमें उनकी जो सत्ता थी उसको स्वेच्छा से क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। और तुर्की मूल का जो उइगर समुदाय के लोग थे वो भी इसमें क्या हो गए, शामिल हुए। और केराइट जैसे पराजित लोग भी इसमें शामिल हो गए, जिन्होंने अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। ये बहुत बड़ी जो है सामाजिक सोच थी किसकी, चंगेज खां की। वो किसी भी वर्ग से जो है क्या नहीं रखना चाहता था, शत्रुता नहीं रखना चाहता था, उनको योजनाबद्ध तरीके से क्या करता था, संगठित करता था। ये देखिए, चंगेज खां उन विभिन्न जातीय समूहों को, महासंघ के जो सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने के लिए क्या था, कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्र को पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार क्या की गई थी, गठित। कई बार आ जाता है उसकी जो सेना थी वो किस पद्धति पर आधारित थी, तो दशमलव, यानी कि पहले क्या आएंगे 10, फिर कितने में आ जाएंगे 100 सैनिक, फिर 100 से कितने हो जाएंगे 1000, फिर आगे की टुकड़ी कितने तक चली जाएगी 10,000, उससे आगे की जो टुकड़ी होगी वो कहाँ तक चली जाएगी, 1 लाख तक चली जाएगी। ऐसे 10 से गुणा कर सकते थे हम, या उसको 10 से क्या कर सकते थे, भाग दे सकते थे। नियंत्रित किया गया, छोटी छोटी टुकड़ियों को इकाइयों में बांटा गया ताकि उनको संगठित किया जा सके, उनको नियंत्रण में लाया जा सके। इसी प्रकार जो इसी पुरानी पद्धति में कुल और उसके जो है कबीले और सैनिक जो है दशमलव इकाई में जो थी, चंगेज खान ने अब जो है इस प्रथा को धीरे धीरे क्या किया, समाप्त किया, और जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैन्य इकाइयों में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। और उस व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था जो अधिकारी को बिना बताए कहाँ पर चला जाता था, बाहर चला जाता था। सैनिक को जो है अपनी सेना छोड़ने की इजाज़त नहीं थी। सैनिकों की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो कितने सैनिकों की होती थी, 10,000 सैनिकों का होती थी, जिसको क्या बोला जाता था, तुमन बोला जाता था, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग क्या होते थे, शामिल होते थे। स्टेपी क्षेत्र की जो पुरानी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको परिवर्तित किया गया और विभिन्न वंशों कुलों को एकीकृत करके इसके जनक जो है चंगेज खान ने एक नवीन क्या दी, पहचान दी। सारी जो जनजातियां थी उनको सबको क्या कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया। और अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जितनी भी सैन्य टुकड़ियां थी वो सारी की सारी उनके बेटों के अधीन थी। ये देखिए, नई जो सैन्य टुकड़ियां थी जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी, विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन क्या करती थी, काम करती थी। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायी जो होते थे वो उस समूह में शामिल होते थे जिसकी बड़ी निष्ठा से कई वर्षों तक घोर प्रतिकूल अवस्था में भी चंगेज खां का क्या दिया हो, साथ दिया हो। जैसे कि ओगो खां के बारे में हमने देखा, तो जिन लोगों ने चंगेज खां का विकट परिस्थितियों में साथ दिया था उन व्यक्तियों को इन पलटनों का क्या बनाया जाता था, मुखिया बनाया जाता था, या उनको जो है उसका सगा भाई कहकर भी क्या किया जाता था, प्रचारित किया जाता था। ऐसे अन्य भी कई हैं जो आंडा से निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे। इनको चंगेज खान ने अपने खास जो है नौकर के पद पर रखा था। नौकर का पद इन लोगों को अपने स्वामी के साथ गहरे संबंध में क्या करता था, दर्शाता था। इसके साथ साथ राजनीतिक जो समीकरण थे, जो नए वर्गीकरण पहले से चले आ रहे थे, सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए उभर रहे अभिजात्य वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोल के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से क्या कर ली, प्राप्त कर ली, क्योंकि उसको पता था कि अगर सरदारों को ज़्यादा अधिकार दिए तो वो एक दिन अपने आप को राजा बनने का सपना देखना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। इसलिए चंगेज खान ने बड़ी चतुराई से जो है सरदारों के पद को धीरे धीरे क्या कर दिया, कमज़ोर कर दिया। वो एक नवीन श्रेणी, एक नई श्रेणी जो चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व के लिए जो है अपने 4 बेटों को क्या किया, सौंपा। और पहली बार किसका गठन किया गया, उलूस का। हमने अभी आपको बताया था कि 4 भागों में अपने साम्राज्यों को बांटा, और चंगेज का चाहता था कि उसके जीते जी जो है उसके बेटे जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो योग्यता है वो हासिल कर ले कि साम्राज्य को किस प्रकार चलाया जाता है। और इसका जो भूभाग था वो कटता या क्या रहता था, बढ़ता रहता था। राज्य की सीमाएं जो थी वो क्या नहीं थी, स्थिर नहीं थी। देखिए, उलू शब्द का मूल अर्थ था अनिश्चित भूभाग, क्योंकि चंगेज की जो सेनाएं होती थी वो दिन प्रतिदिन जो अपने क्षेत्र का क्या कर रही थी, विस्तार कर रही थी। क्योंकि चंगेज खां के जीवन काल में अभी भी निरंतर विजय और साम्राज्यों को अधिक से अधिक बढ़ाने का क्या था, युग था। और उसकी जो सीमाएं थी वो अत्यंत क्या थी, परिवर्तनशील थी। उसने अपना जो बेटे थे उनको कैसे बांटा। जो बड़ा बेटा था ज्येष्ठ जोची, उसको तो कौन सा क्षेत्र दिया, स्टेपी क्षेत्र। ये ध्यान रखने वाली बात है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है, स्टेपी क्षेत्र। परंतु उसकी दूरस्थ जो सीमा निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार कहाँ तक था, सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, और जहाँ तक घोड़े स्वेच्छापूर्वक क्या कर सकते थे, भ्रमण कर सकते थे। उसके बाद सेकंड यहाँ पर है चगताई।
उसको उसने कहाँ का क्षेत्र दिया? तुरान का स्टेपी क्षेत्र और पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र दिया, जो उसके भाई के प्रदेश से क्या था? लगा हुआ था। किससे लगा हुआ था? जोची के। उसके बाद में उसका जो तीसरा जो पुत्र आता है ओगोदोई, वो उसका उत्तराधिकारी होगा। उसने कहा कि उसकी मरने के बाद जो है राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? उसका तीसरा बेटा कौन है? ओगे दोई। और उसी ही महान खान की क्या दी जाएगी? उपाधि। और इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी कराकोरम में क्या कर दी? प्रतिष्ठित कर दी। उसके बाद जो है, जो चौथा बेटा आता है महान खान का, वो होता है तोलोए, यानी कि जोची, चगताई, ओगोदेई और जोचे। मैं नाम लिख देता हूं यहां पर। जोची, ओगोदेई, चुगताई और चौथा कौन सा था? तोले। ये चार बेटे थे और चारों को ही जो है उसने अपने भिन्न भिन्न क्षेत्रों को जो है क्या कर दिया था? बांट दिया था, ताकि इनको राजनीतिक जो है योग्यता क्या करवाई जाए? हासिल करवाई जाए। और उसका जो सबसे छोटा पुत्र था उसको कौन सी भूमि दी गई थी? मंगोलिया, जिस पैतृक भूमि से किसका जन्म हुआ था? चंगेज़ खां का जन्म हुआ था। और चंगेज़ खां का ये विचार था कि उसके जो पुत्र है वो परस्पर मिलजुल करके साम्राज्य का शासन करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ, उनको क्या बोला गया था? ताम्मा, सबको दे दी थी, जो प्रत्येक उलूस में क्या रहती थी? तैनात रहती थी, ताकि वो सैन्य योग्यता भी क्या कर ले? हासिल कर ले। और परिवार के सदस्यों में राज्य की जो भागीदारी का बोध था वो सरदारों की जो परिषद थी कुरलताई, उसी से होता था। इसमें जो परिवार का और राज्य के भविष्य के निर्णय लिए जाते थे, जो अभियान होते थे, लूट का जो माल का बंटवारा था, चारागाह की जो भूमि थी और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय कहाँ पर लिए जाते थे? कुरुलताई में। ये प्रश्न यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुरुलताई के अंदर जो है किस प्रकार के निर्णय जो है लिए जाते थे? ये देखिए, ये आपके सामने स्पष्ट जो है दिखाई दे रहा है। चंगेज़ खां का ये क्या है? परिवार है। ओगोदेई, चगताई और जोची, जोची का बेटा जो है बातू है। उसके बाद में तुलई है, हलाकू है, कुबलाई है और मोंके है। तो ये सभी जो है उसकी वंश परंपरा को इन्होंने क्या किया था? आगे बढ़ाया था। तो यहाँ एक बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, हरकारा पद्धति। हरकारा पद्धति के बारे में बता दूं कि जो डाकिया होता है उसको ही हरकारा बोला जाता है। तो चंगेज़ खां का जो क्षेत्र था बहुत विस्तृत था। रूस तक की जो है सूचना जो उसे मंगोल तक पहुंचानी होती थी, उसके लिए उसने तेज़ तर्रार जो है हरकारा पद्धति का भी क्या किया था? निर्माण किया था दूर दराज के क्षेत्र में। ये देखिए कि चंगेज़ खां की एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों पर संपर्क साधा जा सकता था। अपेक्षित दूरी पर नियमित जो है सैनिक चौकियों में स्वस्थ और बलवान घोड़े और घुड़सवार संदेशवाहक क्या रहते थे? तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था के लिए मंगोल जो है अपने पशु समूहों से जो है घोड़े और अन्य पशुओं का कौन सा हिस्सा लेते थे? कुबकर, यानी कि 10वां हिस्सा। कितना हिस्सा लेते थे? 10वां। जो भी हरकारा होता था वो अपने पशु को इसमें इस्तेमाल करता था, जिस भी घोड़े को, उस घोड़े को कितना वेतन मिलता था? 10वां हिस्सा जो है उसको दिया जाता था। और इस उगाही को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से क्या करते थे? प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ क्या होते थे? प्राप्त होते थे। चंगेज़ खां की मृत्यु के उपरांत जो है इस पद्धति के अंदर क्या किया गया? सुधार लाया गया, ताकि जो है साम्राज्य को और ज़्यादा जो है विस्तृत किया जा सके। इसके अलावा भी जो है यायावर शासकों से जो है विजित जो लोग होते थे, जिन लोगों को जीत लिया जाता था, उनसे यायावर लोगों का कोई भी लगाव नहीं होता था। ये देखिए कि 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जितने भी युद्ध हुए, जितने भी नगरों को नष्ट किया गया, कृषि भूमि की जो हानि हुई, व्यापार भी चौपट हुआ, दस्तकारी जो वस्तुएं थी उसकी उत्पादन व्यवस्था भी क्या हो गई थी? अस्त व्यस्त हुई। सैकड़ों और हजारों लोग जो है मारे गए और बहुतों को दास क्या कर लिया गया? बना लिया गया। और इनकी जो वास्तविक संख्या है उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण जो है जाल में क्या हो गई? खो गई। सम्राट लोग से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत से कष्टों को क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा, क्योंकि इतने ज़्यादा युद्ध जो है इन मंगोलों ने लड़े।
उससे पशुओं की, मानवों की पता नहीं कितनी क्षति की हुई है, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और ये देखिए, ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों को नियमित रूप से मरम्मत करने का काम भी क्या नहीं हो पाया था, संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने के कारण मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ। और खुरासान के बहुत हिस्से कभी भी इससे क्या नहीं कर पाए, उभर नहीं पाए, क्योंकि नहरों के निर्माण की तरफ इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और हमेशा ही युद्धों में ही अपने आप को क्या किए रखा, उलझाए रखा। इसी से जुड़ा हुआ आप यहाँ भी देख सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए, जब सैन्य अभियानों में विराम आया, तब यूरोप और चीन के भूभाग आपस में क्या हुए, जुड़े। नहीं तो कभी इनको जो है जोड़ने दिया ही नहीं था मंगोलों के युद्धों ने। मंगोल विजय के बाद जो है उत्पन्न जो है शांति से व्यापारिक संबंध क्या हुए, फिर परिपक्व हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम के मार्ग पर व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर क्या हो गया, पहुंच गया। और व्यापारिक मार्ग जो है कहाँ पर ख़त्म नहीं होते थे, चीन में। और यहाँ पर उन्होंने बाज कर लगा दिया। व्यापारी जो होते थे उनके ऊपर कौन सा कर लगा दिया गया था, बाज कर, ताकि हम आपकी रक्षा करते हैं और बदले में आपको हमें क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। और व्यापारी जो लोग हैं अपनी रक्षा के लिए जो है एक कर देते थे, जिसको क्या बोला जाता था, बाज बोला जाता था। ये देखिए आप, इस सुविधा के लिए व्यापारी जो है बाज नामक कर क्या करते थे, अदा करते थे। और जो व्यक्ति बाज नामक कर दे देता था वो मंगोल शासक की सत्ता को क्या कर लेता था, स्वीकार कर लेता था। ये यहाँ पर देखिए मंगोल साम्राज्य, ये जो रेड एरो है इसमें तो किसका साम्राज्य है, चंगेज़ खां का। ये यहाँ दिया गया है बेटा, ध्यान से देख सकते हैं जिन जिन क्षेत्रों के अंदर। उसके बाद जो है मंगोल 1259 के अंदर, ये जो नीली कलर की जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं, ये कहाँ का था, मंगोल का अभियान। और उसके बाद में ये रेशम के मार्ग की क्या थी, दिशा थी, जहाँ से रेशम का मार्ग क्या होता था, यूटिलाइज़ किया जाता था। ये चाइना से गुजरता था। कहाँ से गुजरता था, ये देखिए, ये जो है ये यहाँ ऐसे यहाँ पर चला जाता था, चीन में आ जाता था। तो यहाँ हम जो है इसका भी अध्ययन करने का क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे। ये देखिए, ये कह रहा है कि मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। समय के साथ साथ लड़ाइयाँ क्या हो गई, कम हो गई। और 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चीन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं ने क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट क्या कर दिया जाए, उतार दिया जाए। और जो समस्त कृषि भूमि उसको किस में परिवर्तित कर दिया जाए, चारागाह की भूमि में जो है बदल दिया जाए। और चाइना को मंगोल साम्राज्य में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। तब चंगेज़ खां का पोता कबुलाई खां 1294 में, जिसकी मृत्यु हुई थी, कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में क्या है, उभरा। उसके बाद गजन खान ने, जो अंग्रेजों चंगेज़ खां के सबसे छोटे पुत्र तुलोई का वंशज था, उसने अपने परिवार के सदस्यों और सेनापतियों को आगाह कर दिया कि वे कृषकों को क्या ना करे, लूटे ना। और एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज़ खां को भी किस में डाल देती होगी, हैरानी में। कि पहली बार ये समय था कि जब चंगेज़ की जो व्यवस्था थी उसको क्या किया गया, यहाँ पर बदला गया। कि पहली बार जो है लूट मार की स्थान पर जो है स्थायित्व को क्या दिया गया, महत्व दिया गया। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आता है वो आ जाता है फिर चंगेज़ खां के शासनकाल में मंगोलों ने विजित जो राज्य थे उनको नागरिक जो है प्रशासकों के यहाँ पर अपने क्या कर लिया, भर्ती करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। उन लोगों को क्या किया उन्होंने कि अपने यहाँ पर नौकरी पर क्या है रखा। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी इनको क्या किया जाता था, भेजा जाता था। ये देखिए, चीनी सचिवों का ईरान और ईरानी सचिवों का चीन में क्या किया जाता था, स्थानांतरण किया जाता था। यानी कि नौकरशाही में इन लोगों को क्या किया गया, भर्ती किया गया। उदाहरण के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए कि 1230 में चीनी मंत्री यूले चुस्ताई ने ओगोदेई को लूटने वाली प्रवृत्ति को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया कि हम लूटेंगे नहीं। वजीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए भाषण भी उसी समय तैयार किया था जो अपने मंगोल देशवासियों के समक्ष दिया गया, जिसमें उसने कृषक वर्ग को सताने की बजाय उनकी रक्षा करने की भी क्या कही, बात की। ये वो टाइम था कि मंगोल अपने आप को धीरे धीरे क्या कर रहे थे, बदल रहे थे। जो व्यवस्था
चंगेज़ खान ने वहाँ पर क्या की थी, जारी की थी। यहाँ पर एक नया जो नाम उभर कर के सामने आता है वो आता है गोल्डन हार्ड, यानी कि सुनहरा गिरोह। ये जोची ने स्थापित किया था यहाँ पर। किसने स्थापित किया था? जोची ने जो है स्थापित किया था। ये देखिए, स्थानबद्ध रूप से रहने का दबाव मंगोल निवास स्थानों को एक नए क्षेत्रों में क्या था, अधिक था। उन क्षेत्र में जो यायावर मूल स्टेपी आवास से दूर थे, धीरे धीरे 13वीं शताब्दी के मध्य तक भाइयों के बीच पिता द्वारा अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करने की बजाय व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना ने क्या है, स्थान ले लिया। क्योंकि पहले जो उलूस होते थे उसमें इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता था, बांटा जाता था। अब उलूस का जो तात्पर्य था वो बदल गया। अब क्षेत्रीय यानी क्या हो गया, अधिगर्त क्षेत्र का क्या हो गया, स्वामी हो गया। उत्तराधिकार के लिए संघर्ष का परिणाम था, जिसमें चंगेज खां के वंशजों के बीच महान पद के लिए जो है, या फिर जो चारागाह जो भूमि थी उसकी होड़ के लिए भी क्या होने शुरू हो गए थे, युद्ध होने शुरू हो गए थे। और यहाँ जो है सुनहरा गिरोह का क्या हुआ था, गठन। और ये हुआ था रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर राज करने के लिए। चगताई के उत्तराधिकारी ने तुरान के जो स्टेपी क्षेत्र उनके ऊपर क्या किया, राज किया। और इसी कारण जो इसको आज क्या कहा जाता है, तुर्किस्तान कहा जाता है। और यहाँ ये बात ध्यान देने वाली योग्य है हमारे लिए कि मध्य एशिया के अंदर चगताई के वंशज रूस के जो गोल्डन हार्ट के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सबसे अधिक समय तक क्या हुई, चली। और चंगेज खां के वंशजों का धीरे धीरे अलग होकर पृथक वंशों के समूह में बट जाने का तात्पर्य था कि उनके पिछले परिवार की स्मृतियां परंपराओं के सामंजस्य में क्या आ जाना चाहिए, अब बदलाव आ जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी था ये बदलाव आना। उसके बाद यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा जो शुरू होती है, ये शाखा जो भी यहाँ पर आ रही थी, इसके बारे में हम अपनी आगे की कक्षा में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।